हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों का स्वागत है हमारी स्पेशल वीडियो सीरीज में, जिसमें हम इस साल हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 को डिटेल में कवर कर रहे हैं। ये हमारा इस वीडियो सीरीज का पार्ट 3 है। इसके अलावा जो 2 लेक्चर्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड वीडियो लिंक्स आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। आज के लेक्चर में इकोनॉमिक सर्वे के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर किया जाएगा, दैट इज एग्रीकल्चर। अब एक चीज ध्यान रखना, एग्रीकल्चर प्रीलिम्स मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हिमाचल प्रदेश जहाँ पे 90% लोग गांव में रहते हैं, 70% पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, वहाँ पे इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसके साथ साथ जो मैंने कहा था आपको कि इकोनॉमिक सर्वे किसी कुछ स्टिपुलेटेड डेज के अंदर अंदर हम कंप्लीट करेंगे, वो नहीं हो पाया। इसके कुछ रीजंस हैं, लेकिन ध्यान रखिए जो आने वाले हमारे 2 पार्ट्स उनको मैं जल्दी ही कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग बहुत जल्दी अपने इकोनॉमिक सर्वे को कंप्लीट कर सको। और क्योंकि इस बार एचपीपीएससी के द्वारा एचपीएएस प्रीलिम्स की डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है, तो आप लोगों के पास समय है। आप लोग अपने रिवीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। अगर आपके पास समय है तो आप अपने ऑप्शनल या जो मेंस आंसर राइटिंग है उसको भी टारगेट करिए, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम एटलीस्ट नेक्स्ट 1 और 1.5 मंथ्स जो है उनको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चलिए, जो हमारा आज का काम है उसको हम सबसे पहले शुरू करते हैं, दैट इज एग्रीकल्चर। अब देखिए, जब एग्रीकल्चर की बात की जाएगी, जो कि हमारा चैप्टर 7 है इकोनॉमिक सर्वे का, ये इन्फॉर्मेशन अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी की थी। हिमाचल प्रदेश का टोटल पॉपुलेशन का 89.96% जो है वो गांव में रहता है, क्लियर। और 70% ऑफ टोटल वर्कर्स ऑफ द स्टेट दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट। और उसके साथ ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों इन्फॉर्मेशन को याद रखेंगे आप लोग। उसके साथ हिमाचल प्रदेश का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है, दैट इज 55.67 लाख हेक्टेयर, उसमें से जो ऑपरेशनल होल्डिंग है, यानी कि जहां पे खेती हो सकती है। आप लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसी जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे खेती नहीं की जा सकती। तो जहां पे जिन एरियाज पे खेती हो रही है, आउट ऑफ 55.67 लाख हेक्टेयर, वो एरियाज हैं 9.44 लाख हेक्टेयर्स के। और इनके ऊपर जो काम करने वाले टोटल फार्मर्स हैं वो हैं 9.97 लाख फार्मर्स। अब ध्यान रखिए, हम लोगों को पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एवरेज लैंड होल्डिंग साइज कितना है, यानी कि अगर मैं पूरी एवरेज निकालूं तो हर एक फार्मर के पास कितनी जमीन जो है या कितना हेक्टेयर लैंड जो है वो आती है। तो हिमाचल प्रदेश का जो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है वो है 0.95 हेक्टेयर। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये 2 फैक्ट्स आप लोग मेमोराइज करोगे, और उसके बाद ये जो 0.95 हेक्टेयर है इसको भी आप यूज़ करोगे। अब ध्यान रखिए, जब हम लोग बात करेंगे, अगर मैं थोड़ा सा एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से बात करूं कि कैसे फैक्ट्स को हम लोग यूज़ करते हैं अपने आर्गूमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो मान लीजिए अगर मैं हिमाचल प्रदेश के चैलेंजेस को के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, या हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, तो ये जो लैंड होल्डिंग साइज है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जहां जहां लैंड होल्डिंग साइज या एवरेज लैंड होल्डिंग साइज बड़ा होता है, जैसे मैं अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करूंगा, मैं अमेरिका की बात करूंगा, तो वहां पे जो पर कैपिटा लैंड है वो उसकी जो जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो वहां का किसान जो है वो ज्यादा लोन अफोर्ड कर पाएगा, उसके पास ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होगी, और कहीं ना कहीं वो ज्यादा रिच होगा एज कंपेयर टू उन फार्मर्स के जिनके पास जमीन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो यही कारण है जो हिमाचल प्रदेश में, इवन हिमाचल प्रदेश का जो ये एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है जो कि 0.95 हेक्टेयर है, ये इंडिया से भी बहुत कम है। मतलब इंडिया का जो है एवरेज है अप्रोक्सीमेटली 1.20 हेक्टेयर के आसपास आता है, तो उससे भी काफी कम है। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के अंदर हमें एक डिसएडवांटेज सिचुएशन देखने को मिलती है। तो इस तरह से फैक्ट्स को आप लोग यूज कर सकते हो अपने एक आर्गूमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए। अब देखिए, अभी क्योंकि ये जो स्टार्टिंग वाला हमारी कहानी है ये प्री मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से, लेकिन जहां पे हमें फैक्ट्स देखने को मिलेंगे, इसका मतलब है कि प्रीलिम्स में हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग की बात करते हैं, तो जब हम फार्मर्स को भी कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंड होल्डिंग, यानी कि एक किसान के पास कितनी जमीन है या कितना जमीन का साइज है, तो उसको हम 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं मार्जिनल फार्मर्स, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की जमीन रहती है। दूसरी कैटेगरी है स्मॉल फार्मर्स, जिनके बीच में 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच में जमीन होती है। तीसरी कैटेगरी है सेमी मीडियम, जिनके पास 2 से लेकर 4 हेक्टेयर के बीच में जमीन होती है। नेक्स्ट है मीडियम, जिनके पास 4 से लेकर 10 हेक्टेयर के बीच की जमीन है, और जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन है उनको कहा जाता है लार्ज फार्मर्स। तो आप लोग देख लीजिए, जब हम
बात करेंगे कि टोटल एरिया जो है या नंबर ऑफ होल्डिंग्स की मैं बात करूंगा, तो लार्ज फार्मर जो है वो उनके पास सिर्फ 0.30% होल्डिंग है, यानी कि हमारे यहाँ पे जो संख्या है लार्ज फार्मर्स की वो बहुत ही ज़्यादा कम है। और जब हम मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स की बात करेंगे तो इनका नंबर जो है वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अप्रॉक्सीमेटली 89% के आसपास जो है वो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। यही कारण है जब भी गवर्नमेंट कोई भी स्कीम बनाएगी तो वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ज़्यादा टारगेट करेगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि जितना टोटल एम्प्लॉयमेंट हमारे देश के अंदर है, हमारे प्रदेश के अंदर है, उसका 70% जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। और एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट का मतलब है कि मैक्सिमम लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपने घरों में ही खेती कर रहे हैं, या तो वो मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में है या वो स्मॉल फार्मर की कैटेगरी में है। क्लियर? तो इस तरह से जो है वो आप लोगों को इस फैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। मेनली ये चीज़ आप याद रखिए कि किसके पास जो वो कितने 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 परसेंट फार्मर्स जो हैं वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल 0.30% जो है वो लार्ज को बिलोंग करते हैं, और उनके पास जो टोटल एरिया है वो 4.98% ऑफ टोटल ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग का एरिया है। क्लियर? और इनके पास जब हम एवरेज साइड्स होल्डिंग की बात करेंगे तो यानी कि जितने लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास एवरेज निकाली जाए कि लार्ज फार्मर्स लेट अस सपोज 100 है पूरे हिमाचल में, तो उनके पास जो है वो एवरेज लैंड होल्डिंग कितनी है, जो कि पूरे हिमाचल प्रदेश की 0.95% है, तो उनकी जो एवरेज है वो है 15 हेक्टेयर के आसपास। ये बहुत ज़्यादा ज़मीन मानी जाती है। यही कारण है, यहाँ से शायद आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग क्यों हॉर्टिकल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। इवन हॉर्टिकल्चर भी एग्रीकल्चर का ही एक टाइप कंसीडर किया जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में एक तो हमारा टेरेन या हमारी जोग्राफी ऐसी है जो हॉर्टिकल्चर को थोड़ा प्रोत्साहित करती है, और हॉर्टिकल्चर में छोटे से एरिया में हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। यही कारण है हिमाचल धीरे धीरे जो है वो हॉर्टिकल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। क्लियर? तो आई होप ये जो फैक्ट्स हैं इनके बारे में आप लोगों को आइडिया लग गया, आप लोग इनको मेमोराइज करिए। इसके साथ साथ रेनफॉल के बारे में बात कर लेते हैं। कितनी बारिश हमें 2020 में हिमाचल प्रदेश के अंदर होती हुई देखने को मिली, तो टोटल जो बारिश है वो है 1251 mm। क्लियर? जिनमें सबसे ज़्यादा बारिश हुई कांगड़ा में, उसके बाद दूसरे नंबर पे चंबा, तीसरे नंबर पे सिरमौर और चौथे नंबर पे है मंडी। क्लियर? अब यहाँ पे ये जो आप लोगों को दो अलग अलग टेबल्स देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए मॉनसून सीजन में बारिश कहाँ पे हुआ, और उसके साथ साथ पोस्ट मॉनसून यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और मॉनसून का मतलब है जून से लेकर सितंबर के बीच में कौन कौन सी जगहों के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा बारिश होती हुई देखने को मिली। ये तो पूरे के पूरे एक साल का डाटा है जो हमारे सामने है, 2020 का डाटा है। ये स्पेसिफिक कुछ मंथ्स का डाटा है। क्लियर? तो इस बार जो मॉनसून वाला टाइम था, जो मॉनसून का टाइम पीरियड था, वहाँ पे जो है वो थोड़ा सा डेफिशिएंट बारिश हुई। -26% जो है वो कम बारिश हुई जितनी नॉर्मली हमें मॉनसून सीजन्स में देखने को मिलती है। क्लियर? तो मॉनसून सीजन की अगर मैं बात करूँगा तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो हुई कांगड़ा में। क्लियर? जो हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया। क्लियर? अब दूसरा जब हम बात करेंगे, ये तो वैसे कांगड़ा की ये जो फिगर है ये तो पूरे एक साल की है, ये सिर्फ 3 महीनों की फिगर है। यहाँ पे भी कांगड़ा में सबसे ज़्यादा बारिश हुई, क्योंकि ये जो मॉनसून के महीने हैं यही डिसाइड करते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ज़्यादा बारिश होगी। कभी कभी हमने देखा है कि मंडी में भी ज़्यादा बारिश हुई थी, बहुत साल पहले की बात है, जहाँ पे मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है वो फर्स्ट नंबर पर था। लेकिन हमें इस इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंगली एक आइडिया लगा कि कांगड़ा जो है उसमें 2020 में सबसे ज़्यादा बारिश हुई, और मॉनसून में भी कांगड़ा में हमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती हुई देखने को मिली। क्लियर? अब दूसरा जब हम नॉन सीजन की बात करेंगे, यानी कि जब पोस्ट मॉनसून सीजन की बात करेंगे, तो वहां पे जो सबसे ज्यादा बारिश है वो कहां पे हुई, हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई। क्लियर? तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। और अगर आपसे वैसे ही पूछा जाए कि सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो सबसे कम बारिश जो है वो हमें लाहौल एंड स्पीति में देखने को मिलती है। क्लियर? तो ये इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2019-20 2019-20 में कितना कितना प्रोडक्शन हुआ हमारे प्रदेश के अंदर। तो अगर हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करेंगे 2019-20 में, तो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन था 15.94 लाख मीट्रिक टन। तो मीट्रिक टन आसान भाषा में टन, आसान भाषा में 1000 किलोग्राम। ठीक है? तो ऊपर लिखते इसको हम इस तरह से, मीट्रिक टन बोल लो, टन बोल लो। इकोनॉमिक सर्वे में एमटी लिखा है, तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए। इससे पहले यानी कि 2018-19 में जो प्रोडक्शन थी वो 16.92 लाख टन के आसपास थी। अगर मैं स्पेसिफिकली पोटैटो के प्रोडक्शन की बात करूंगा तो पोटैटो की प्रोडक्शन 2019-20 के लिए 1.97 लाख मीट्रिक टन यानी कि टन थी, और 2018-19 के मुकाबले ये ज्यादा है। 2018-19 में 1.87 लाख मीट्रिक टन थी। तो फूड प्रोडक्शन में हमें थोड़ी सी कमी इस
साल देखने को मिली है, यानी कि लास्ट ईयर देखने को मिली है। जब हम वेजिटेबल्स की बात करेंगे जो हॉर्टिकल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो वहां पे 2019-20 में जो टोटल प्रोडक्शन है वो 18.61 लाख मीट्रिक टन है, और 2018-19 में यानी कि उससे पिछले साल हमें 17 यानी 17.22 लाख टन के आसपास हमें प्रोडक्शन देखने को मिली। अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि क्या याद रखें, तो इतना याद रख लीजिए, ये वाला इंफॉर्मेशन याद रख लो, बस ये वाला याद रख लो, पोटैटो प्रोडक्शन याद रख लो, और इस साल वेजिटेबल की प्रोडक्शन कितनी हुई है ये याद रख लो। और एक ऑब्जर्वेशन ले लो कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हुई थी पिछले साल एज कम्पेयर टू 2019-20, और बाकी चाहे वेजिटेबल्स की बात की जाए, पोटैटो की बात की जाए, उनकी प्रोडक्शन 2019-20 में 2018-19 के मुकाबले ज़्यादा है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में हमें इस तरह के ट्रेंड बेसिस के ऊपर क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं, जहाँ पे वो एक ट्रेंड के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं, यानी कि एक तो फैक्ट का सवाल है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि अच्छा इतनी प्रोडक्शन हुई, कि इतने मीट्रिक टन या इतने लाख टन की जो है वो प्रोडक्शन हुई फूड ग्रेन की या वेजिटेबल्स की। एक आता है ट्रेंड के ऊपर सवाल भी पूछा जा सकता है। ट्रेंड का मतलब है कि ये बोल देंगे कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है इन 2019-20 इट इज मोर देन फूड ग्रेन प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2018-19। तो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है क्लियर। तो कभी कभी ट्रेंड्स के बारे में भी हम लोगों को आइडिया होना चाहिए। अभी तक नहीं सवाल आया है, यही कारण है हम लोग इसको वैसे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग हमेशा प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए, और आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब आप इस चैप्टर को खत्म करो तो इंस्टेड की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को आप मेमोराइज करो, आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में, किस एरिया में ज़्यादा बारिश होती है, किस एरिया में कम बारिश होती है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन का क्या जो है वो किस तरह का सिस्टम चल रहा है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन जो है वो आप लोगों को कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सर्वे की बेटर अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि हिमाचल प्रदेश में फूड ग्रेन्स की मैं बात करूं, फूड ग्रेन्स का मतलब है राइस है, मक्की है, रागी है, मिलेट है जिसको हम मोटा अनाज बोलते हैं, गेहूं है, बार्ले है, ग्राम्स हैं, ठीक है, पल्सेस हैं, क्लियर। तो ये मेन हमारे हिमाचल प्रदेश के फूड ग्रेन्स है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो किसकी होती है, क्लियर, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो किसकी होती है, तो आप लोग देख लो पैटर्न जो है, ट्रेंड जो है वो आप सब लोगों के सामने है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो हमें देखने को मिलती है किसकी, ये है सबसे ज़्यादा। जो मक्की है यानी कि मेज़ है, इसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश के अंदर होती है। और आप लोग देखते भी हो कि जो पंजाब वाले एरियाज़ है वहाँ पे जो मक्की वगैरह है उसको नहीं सो करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो मानसून का जो महीना आता है तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मक्की जो है वो हमारे द्वारा हमारे खेतों में जो है वो बोई जाती है, क्लियर। तो मेज़ जो है ये सबसे ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन है अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करें, क्लियर। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर बात की जाए तो दूसरे नंबर पे जो गेहूं है उसकी प्रोडक्शन है। अब देखो इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि स्पेशली मैं गेहूं की बात करूंगा तो गेहूं हम लोग सर्दियों में सो करते हैं। जैसे ही आप हिंदुस्तान की बात करोगे और नीचे वाली साइड में जाओगे, यहाँ पे आपको गेहूं की प्रोडक्शन जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो क्लाइमेट है ये कंप्लीटली ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, यानी कि गर्म इलाके हैं। ऑन कंट्री जब मैं हिमाचल वाले एरिया की या हिमाचल प्रदेश की स्पेसिफिकली बात करूंगा तो हमारे यहाँ पे खासियत क्या है कि जो लोअर हिमाचल है वहाँ पे तो हमें गर्म टेम्परेचर देखने को मिलता है, यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है। लेकिन जो हमारा अपर हिमाचल है वहां पे हमें मेनली टेम्परेट क्लाइमेट यानी कि ठंडा क्लाइमेट जो है वो डोमिनेट होता हुआ देखने को मिलता है। और ये ना ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट जो हिमाचल प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ये तो आई थिंक पता ही है कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे पूरा साल हमें ज़्यादा गर्मी नहीं देखने को मिलती है। इसके कारण हमारा जो एग्रीकल्चर है या स्पेशली हमारा जो हॉर्टिकल्चर है उसमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, जो बाकी किसी राज्य के पास नहीं है। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश जो है वो ब्लेस्ड है, वैसे तो हिमाचल प्रदेश में जो जोग्राफिकल जिस तरह का टेरेन है वो थोड़ा नेगेटिव भी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का यही जोग्राफी जो है वो हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव भी है। यही तो कारण है जब हम लाहौल एंड स्पीति की बात करते हैं, किन्नौर की बात करते हैं, तो हॉर्टिकल्चर में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्लियर। तो कहीं ना कहीं जो टेम्परेट क्लाइमेट है ये भी फेवरेबल है। और उसके साथ साथ जब यहाँ पे सर्दियों का महीना आता है, सर्दियों का मौसम आता है जहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, वहाँ पे हम लोग गेहूं की जो सोइंग है या गेहूं की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को एक ऑब्जर्वेशन लेनी है कि हिमाचल प्रदेश की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है उनमें से कौन सी क्रॉप जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सी है। फर्स्ट इज मक्की दैट इज मेज, एंड देन आपकी गेहूं दैट इज व्हीट, क्लियर। ये समझ आ गया। उसके साथ जब हम कॉमर्शियल क्रॉप्स की बात करेंगे तो कॉमर्शियल क्रॉप्स में पोटैटो है, वेजिटेबल्स है एंड जिंजर है, क्लियर। और वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन वो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, वेजिटेबल की प्रोडक्शन जो है वो हमें 2019-20 में इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है, क्लियर। अब यहाँ पे जो है
ये फूड ग्रेन एरियाज़ हैं कि किस तरह से जो एरियाज़ हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ा है। क्लियर। तो फूड ग्रेन एरिया जो है वो 2020-21 में टारगेट रखा गया है कि टोटल एरिया जो वो 763 हेक्टेयर के आसपास आएगा। क्लियर। अब देखते हैं कि ये अचीव हो पाता है या नहीं हो पाता है। और प्रोडक्शन पर हेक्टेयर यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश में 100 हेक्टेयर की ज़मीन के ऊपर टोटल हम जो है वो फूड ग्रेन को प्रोड्यूस कर रहे हैं और 1000 टन का जो है वो प्रोडक्शन निकल रहा है। वैसे ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन जो है वो हमें कितनी देखने को मिलेगी, 100 टन के आसपास। तो इसी तरह से हिमाचल प्रदेश जो है वो टारगेट करेगा 2020-21 में कि 2.19 यानी कि 2 टन के आसपास, 2.25 टन के आसपास जो है वो पर हेक्टेयर में प्रोडक्शन हो सके। ये तभी हो पाएगी जब हमारे यहाँ पे अच्छा जो है वो अच्छी पॉलिसीज़ अपनाई जाएंगी सरकार के द्वारा और अच्छी टेक्निक्स अपनाई जाएंगी किसानों के द्वारा, जहाँ पे फर्टिलाइजर्स हैं, क्लियर, इंसेक्टिसाइड्स है, जिससे हमारी जो खेती है उसको कम नुकसान हो, हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स हैं। तो यही कारण है हिमाचल प्रदेश, अब एरिया तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ये तो हमने थोड़ी देर पहले देखा ही, एरिया जिसके ऊपर मैं खेती कर सकता हूँ। तो यही कारण है हम लोग उसी सैंड, उसी सॉइल को जो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं वहाँ पे, या ऑल्टरनेट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं, ताकि हिमाचल प्रदेश जो है वो धीरे धीरे और ज़्यादा ग्रो करे और ज़्यादा डेवलप करे। तो यही कारण है सरकार ने स्पेशली हॉर्टिकल्चर के ऊपर सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करती है। यहां तक कहानी समझ आया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है दैट इज प्रोग्राम्स लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू बूस्ट एग्रीकल्चर। अब एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, जब हम लोग इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं, अब इकोनॉमिक सर्वे में जब मैं एग्रीकल्चर की बात करूंगा स्पेसिफिकली, तो देखिए एग्रीकल्चर जो है वो आता तो स्टेट लिस्ट के अंदर है, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉलिसीज बनाने की वो किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की है। लेकिन इसके साथ साथ जो यूनियन गवर्नमेंट है वो भी एग्रीकल्चर के ऊपर काफी प्रोग्राम्स वगैरह जो है वो लॉन्च करती है। क्लियर। अब यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जब भी कोई प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा तो एग्रीकल्चर क्योंकि स्टेट लिस्ट में है तो स्टेट की जिम्मेवारी होती है कि वो उस यूनियन प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करे या ना करे। जैसे हम लोग देखते हैं काफ़ी ऐसी स्कीम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आयुष्मान भारत स्कीम है जिसको वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने जो है वो इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ है, लेकिन क्योंकि सेंटर जो है वो पैसा भी देता है किसी स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो यही कारण है कि जो हमारे राज्य हैं वो भी सेंटर के द्वारा लॉन्च की हुई स्कीम्स को इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमारा जो हिमाचल प्रदेश का इस बार का इकोनॉमिक सर्वे है उसमें यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि केंद्रीय सरकार के द्वारा जो स्कीम्स लॉन्च की गई हैं उनको भी मेंशन किया गया है। क्लियर। तो मैं आप लोगों के साथ सिर्फ हिमाचल सरकार की स्कीम्स के बारे में मेन डिस्कशन करूंगा, बीच में एक दो स्कीम्स हो सकता है जो इंडिया के द्वारा यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉन्च की गई हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करें। क्लियर। तो हिमाचल प्रदेश की स्कीम्स हैं, लेकिन जो हैंडआउट मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर शेयर करूंगा, उस हैंडआउट में मैं पूरी स्कीम्स डाल दूंगा, यानी कि जो हमारे बजट के अंदर या हमारे सर्वे के अंदर मौजूद स्कीम्स हैं उन स्कीम्स को आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम अलग अलग प्रोग्राम्स की बात करते हैं जो थोड़ी देर पहले भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था। पहला है दैट इज हाई ईल्ड वैरायटी प्रोग्राम। हाई ईल्ड वैरायटी प्रोग्राम को कहीं ना कहीं आप लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ रिलेट कर सकते हो। ग्रीन रेवोल्यूशन नो डाउट पंजाब, हरियाणा, यूपी इन एरियाज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हम लोगों ने इंक्रीज़ होती हुई देखने को मिली, लेकिन उसके साथ साथ हिमाचल में भी हाई ईल्ड वैरायटी प्रोग्राम का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, जहाँ पे हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स ऑफ व्हीट एंड पैडी मेनली इंट्रोड्यूस किए गए, मतलब चावल इंट्रोड्यूस किए गए। क्लियर। अब जब इन हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया तो ऑब्वियसली बात है उसका जो इम्पैक्ट था वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के ऊपर पड़ना था, और हिमाचल प्रदेश में भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स के कारण, जो अच्छी क्वालिटी के जो है वो आपके सीड्स हैं, क्लियर, उनके कारण जो है या बीज हैं, उनके कारण हिमाचल प्रदेश में भी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। और आप लोग देखना, अगर आई होप आप सब लोग कहीं ना कहीं गाँव में, क्योंकि 90% पॉपुलेशन विलेजेस से ही है और जो शहरों में भी रहते हैं वो भी, शहर तो ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं गाँव के साथ उनके रूट्स जरूर है। तो आप लोग देखना, एक ऑब्जर्व करना पैटर्न की लोग जो हैं वो सीड्स के लिए कहीं ना कहीं आज भी जो सरकार है उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जो डिपोट हैं, सरकारी डिपोट, वहाँ से जो है वो सीड्स लेते हैं, तो वो सीड्स सरकार के द्वारा ये फर्टिलाइजर्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स हैं, जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स लोगों तक सरकार के द्वारा पहुँचाए जाते हैं। क्लियर। तो जो मेन क्रॉप्स थी अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, मेज, पैडी एंड व्हीट, ये तीन ऐसी क्रॉप्स हैं जो हिमाचल के लिए सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। हमारा क्लाइमेट जो है उनको सूट करता है और हमने देखा कि इनकी प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है। क्लियर। तो हाई ईल्ड वैरायटी प्रोग्राम मतलब अच्छी क्वालिटी के सीड्स, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम ज़्यादा एरियाज़ में उन हाई क्वालिटी सीड्स को पहुँचाएंगे। क्लियर। तो जो एरियाज़ हैं, जैसे मक्की का जो एरिया है वो
280,000 हेक्टेयर के आसपास जो ज़मीन है वहाँ पे हाई ईल्ड वैरायटीज़ जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया है। यानी कि ये 1000 हेक्टेयर लगेगा यहाँ पे ना, 1000 हेक्टेयर लगेगा यहाँ पे, देखिए ऊपर लिखा हुआ है। तो 280,000 हेक्टेयर, क्लियर, 280,000 हेक्टेयर, क्लियर। तो 2018-19 में जो टोटल एरिया हाई ईल्ड वैरायटी के अंदर आया था वो 280,000 हेक्टेयर के आसपास था, क्लियर। यानी कि एक बहुत बड़ा एरिया 280 हेक्टेयर के आसपास से वाला एरिया, वहां पे हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया। उसी तरह से पैडी में 74.32 है, व्हीट जो है वहां पे 343.62 है। इस तरह की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं लगता है शायद नहीं पूछेंगे, लेकिन अगेन हमें हमेशा जो है वो प्रिपेयर होना पड़ेगा वर्स्ट के लिए, तो आप लोग एक बार ज़रूर नज़र मारिएगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टारगेट जो है वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ हम लोगों ने चेंज करने शुरू किए हैं। अब राइस के ऊपर हम लोग थोड़ा सा कम फोकस कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है, जिस तरह का हिमाचल प्रदेश की टोपोग्राफी है, अदर देन लोअर हिमाचल जहाँ पे मैं कांगड़ा, ऊना, या मेनली मैं ऊना को थोड़ा साइडलाइन कर दूं या हमीरपुर को थोड़ा साइडलाइन कर दूं, वहाँ पे जो हमारी टोपोग्राफी है, क्योंकि चावल के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, बारिश बहुत ज़्यादा चाहिए, तो हम लोग देखते हैं कि हिमाचल में हर जगह जो बारिश तो अच्छी खासी होती है, लेकिन चावल के लिए जो टोपोग्राफी है वो फ्लैट होनी चाहिए, यानी कि प्लेन फील्ड होनी चाहिए। डन, मतलब ज़्यादा लंबी फील्ड हो, प्लेन हो। तो हिमाचल में क्या है कि ऊना को निकाल दो, बाकी तो चाहे हमीरपुर भी है, कहीं ना कहीं सेमी हिल्स हैं, ठीक है, शिवालिक्स हैं, कांगड़ा है, कांगड़ा में बहुत बड़े पहाड़ भी हैं, छोटे पहाड़ भी हैं, क्लियर। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट या एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दो या दो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ एरियाज को छोड़ दो, तो वहाँ पे राइस कल्टीवेशन जो है उतनी ज़्यादा नहीं हो सकती है, उतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। यही कारण है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम पैडी को थोड़ा सा साइड कर रहे हैं। और आप लोग एक ट्रेंड ज़रूर देखोगे, जब आपके जो पुराने लोग नहीं, मतलब जो आपके पूर्वज हैं या आपके जो पेरेंट्स हैं या उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वहाँ पे वो चावल बहुत शो किया करते थे, लेकिन आजकल के टाइम पे चावल जो है या चावल की खेती करना जो है वो लोगों ने बंद कर दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ज्योग्राफी जो है वो इसको अलाउ नहीं करती है। तो पहला जो स्कीम है इसके बारे में आई होप आपको पता चल गया होगा। दूसरी स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। ये स्कीम जो है वो 2018 में इंट्रोड्यूस की गई थी। अभी जो प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके लिए एक छोटी सी कहानी में आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। देखिए, जब ग्रीन रेवोल्यूशन की इंट्रोडक्शन हुई, तो ग्रीन रेवोल्यूशन से नो डाउट हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस थी वो काफ़ी इंक्रीज हुई, काफ़ी बढ़ी। लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्या आया कि ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा केमिकल्स जो है उनको यूज़ करना शुरू कर दिया इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और वही केमिकल्स जो है कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आया जब जितनी मैक्सिमम प्रोड्यूस हम उनसे ले सकते थे उतनी हमने प्रोड्यूस ले ली। तो एक तो हमारे यहाँ पे जो सैचुरेशन है ग्रीन रेवोल्यूशन का वो आ चुका है, और दूसरा है कि जो केमिकल्स का छिड़काव है इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर पड़ना शुरू हो गया। यही कारण है सरकार ने जो है वो प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को 2018 में लॉन्च किया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था जहां पे किसानों को जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मतलब है कि जहां पे आप खेतों के ऊपर किसी भी तरह का जो केमिकल है उसको यूज नहीं करोगे, जो नेचुरल कंपोस्ट है उसको ही हम लोग मेनली यूज करेंगे। तो यही कारण है जो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उनको डिस्करेज किया जाएगा। यही इस स्पेसिफिक स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है, क्लियर। और ये जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है इसका जो श्रेय हम लोग देते हैं, ये देते हैं सुभाष पालेकर, ठीक है, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। इन्होंने बेसिकली जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है उसकी शुरुआत की है। तो आप लोग देखो यार, ये आपके आसपास की ही कहानियां हैं सारी। जब आप लोग देखते हो कि आपके खेतों में जो वो सरकार के द्वारा जो खाद देते हो ना आप, गोबर की, क्लियर, जहाँ पे जो है वो आजकल केंचुओं को डाला जा रहा है ताकि खाद जो है वो ज़्यादा फर्टाइल हो। नॉर्मली आप लोग देखते हो कि जब भी गेहूँ की कटाई होती है, क्लियर, या जो आपकी मक्की की कटाई होती है, उसके बाद जो वो हम अपने खेतों में जो है वो गोबर डालते हैं, तो आजकल वहाँ पर सरकार जो है वो स्पेशली उसके द्वारा केंचुए दिए जाते हैं, क्लियर, ताकि ज़्यादा बेटर कंपोस्ट जो है वो तैयार हो, या ज़्यादा बेटर खाद जो नेचुरल तरीकों से बनी हुई है वो तैयार हो, जिसके कारण हमारा एग्रीकल्चर जो है वो सस्टेनेबल तरीके से ग्रो कर सके। तो बेसिकली प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। एक चीज़ ना थोड़ा सा ऑब्जर्व करो हमेशा पैटर्न की, होता क्या है, जब भी हम कोई परेशानी देखते हैं, जब भी कोई हम चैलेंज देखते हैं, तो जैसे जो केमिकल्स का यूजेस बहुत ज़्यादा बढ़ा है, इंक्रीज़ हुआ है, जब भी हम उसका नेगेटिव रेमिफिकेशन या नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमेशा सरकारें, हमेशा गवर्नमेंट जो है वो नई नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस करेंगी। और जो प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हिमाचल में इरीगेशन अच्छी नहीं है तो इरीगेशन के लिए स्कीम देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में जो है वो सोलर एनर्जी का बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो सोलर एनर्जी से रिलेटेड कोई स्कीम देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में केमिकल्स के यूज़ को
डिस्करेज करना है, क्योंकि वैसे ही हमारा हिली एरिया है और हमने यहाँ पे देखा है कि केमिकल्स की बात की जाए या टेलीकम्युनिकेशन की बात की जाए, काफ़ी ऐसी हमारे स्पेशली बर्ड्स थे जिनको अब बचपन में हम लोगों को वो दिखा भी करते थे, लेकिन अब उनका दिखना हमें बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम, जो परेशानियां हम अपने आसपास, अपने राज्य, अपने प्रदेश के अंदर देखते हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स के ऊपर सरकार के द्वारा स्कीम्स बनाई जाती है। तो अगर आप प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर लो, चैलेंजेस आइडेंटिफाई कर लो, तो उससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किस किस तरह की स्कीम्स जो है वो बनाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, या किस किस तरह की स्कीम्स बनाई जा सकती हैं। ये क्या करता है, ये किसी भी एक सेक्टर से रिलेटेड चैलेंजेस को हाईलाइट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस स्कीम को पढ़ रहा हूं तो इससे इससे मेरे को एक चीज का और भी आइडिया लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो यूजेस ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स है, ये बहुत बड़ा इशू है। यही तो कारण है सरकार ने जो है वो स्पेसिफिक स्कीम को इंप्लीमेंट किया है। तो कहीं ना कहीं साथ साथ आप लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग बनती जाती है, जहां पे आपको चीजों को बहुत ज्यादा मेमोराइज नहीं करना पड़ता, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से ही आप एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को, एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड कर लेते हो। क्लियर? थोड़ा सा लेक्चर में यहाँ वहाँ जा रहा हूँ, ये शायद मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा सा वो रहता है, मतलब इस हमें लगता है कि फैक्ट्स हैं या मेमोराइज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसको एक तरीके से समझो, अगर आप परेशानियों को देखो, तो ये बहुत आसान है। क्लियर? और आसान चलो है नहीं है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके जो आंसर्स हैं कहीं ना कहीं इसी के थ्रू अनरिच होंगे, और 2-3 सवाल अगर प्रीलिम्स में आ गए तो आपको ये करना ही पड़ेगा, हो सकता है 4 आ जाए। क्लियर? तो आई होप प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के बारे में आप लोगों को आइडिया लग गया। नेक्स्ट है दैट इज मुख्यमंत्री नूतन पोली हाउस योजना। ये स्कीम 2019 में लॉन्च की गई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था हिमाचल प्रदेश के अंदर पोली हाउसेस का निर्माण करना। पोली हाउसेस, आई होप आप सब लोगों को पता है कि पोली हाउसेस का मतलब क्या है, जहां पे टारगेट रखा गया था कि 100 हेक्टेयर जो है वो पोली हाउसेस के अंदर कवर किए जाएंगे, जिनको आप ग्रीन हाउस के नाम से भी जानते हो, और अप्रॉक्सीमेटली 5000 पोली हाउसेस जो है वो 100 एकड़ जमीन के ऊपर बनाए जाएंगे। इसमें पोली हाउसेस बनाने के लिए सरकार के द्वारा 85% असिस्टेंस जो है वो लोगों को दी जा रही है। नेक्स्ट है दैट इज उत्तम चारा उत्पादन योजना। तो नाम से पता चल रहा है उत्तम चारा उत्पादन योजना, जहां पे जो चारा है यानी कि जो फॉडर है एनिमल्स का, उसको कैसे और अच्छा, क्योंकि जितना अच्छा फॉडर होगा उतना ही ज़्यादा दूध जो है वो एनिमल्स के द्वारा दिया जाएगा। जितना ज़्यादा दूध मिलेगा उतना ही हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर की अलग अलग, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का पार्ट है, जो फॉरेस्ट्री है वो एग्रीकल्चर का पार्ट है। क्लियर? जो कहीं ना कहीं जो हमारा लाइव स्टॉक है वो एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो यही कारण है एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो, ये एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ, पहले एग्रीकल्चर की डेफिनेशन डिफरेंट होती थी, अब एग्रीकल्चर में हर एक चीज़ जो आप लोगों को देखने को मिलती है, चाहे एंसिलरी हमारी क्रॉप्स हैं, क्लियर, या एंसिलरी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, वो भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का पार्ट जो है वो इस टाइम पे कंसीडर की जाती है। तो यही कारण है एग्रीकल्चर चैप्टर के अंदर जो जो हम डिस्कस करेंगे सारे के सारा एग्रीकल्चर की डेफिनेशन के अंदर वेरियस या एग्रीकल्चर के वेरियस एस्पेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तम चारा उत्पादन योजना की। इस स्कीम को जो है वो सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था ताकि जो फॉडर डेवलपमेंट है, यानी कि जो चारा है पशुओं का, उसके लिए जो वो 42,000 यानी 42,000 हेक्टेयर एरिया जो है उसको जो है वो स्पेशली जो है वो वहाँ पे अच्छी वैरायटी का फॉडर, अच्छी वैरायटी का चारा, जैसे आप लोग भी देखते हो ना गाँव में भी स्पेशली एक खेत ऐसा होता है जहाँ पे जो लोग हैं वो एक चारा डाल देते हैं स्पेशल तरह का। क्लियर? जिसकी बड़ी हाइट ग्रीन से कलर का होता है, बड़ा लंबा लंबा होता है, हर जगह अपने अपने देसी भाषा में आप लोग उसको जरूर कहते होंगे। तो वो जानवरों के लिए कटता है। क्लियर? तो वो जानवरों के लिए जो करता है तो वो बहुत हेल्दी चारा माना जाता है। तो उससे हम लोग देखते हैं कि जानवर जो है वो काफ़ी दूध भी देते हैं और जानवर काफ़ी उनके अंदर ताकत भी आ जाती है। क्लियर? तो इसमें क्वालिटी सीड के साथ साथ जो है वो ग्रास कटिंग के ऊपर भी मेन फोकस किया गया है। जो आपके शेफ कटर्स है, शेफ कटर्स आसान भाषा में जो आप लोग देखते हो ना कि एक साइड से चारे को डालते हो और गोल गोल घुमाते हो और वो चारा जो वो छोटे छोटे हिस्सों में जो है वो कटना शुरू हो जाता है। क्लियर? उसके लिए सरकार के द्वारा जो स्पेशल सब्सिडी दी जाती है, और ये स्पेशल सब्सिडी जो है उत्तम चारा उत्पादन योजना के अंतर्गत सिर्फ SC, ST एंड BPL फार्मर्स के पास है। 2020-21 में 5.6 करोड़ रुपीस जो है वो इस स्कीम के अंतर्गत सरकार ने प्रदान किया था। तो देखो क्या है, पशुओं को चारे की प्रॉब्लम है, स्कीम आ गई। क्लियर? हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करना है या क्लाइमेट को रेजिस्ट करना है। क्लियर? एक कंट्रोल्ड क्लाइमेट में चीज़ों को डेवलप करना है, उसके लिए पोली हाउस योजना आ गई। क्लियर? जो हमारा ग्रीन हाउस के नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं या केमिकल्स को बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना आ गई। तो इस तरह से आप लोग इसको रिलेट करिए। नेक्स्ट है दैट इज मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना। तो खेत संरक्षण का मतलब क्या होता है? संरक्षण मतलब सुरक्षित करना, बचाना। खेत तो पता ही आप लोगों को। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना। क्लियर? इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे
जैसे हम लोग हमारे राज्य में देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं, स्पेशली जो बंदर हैं और जो सुअर हैं, इनका बहुत ज़्यादा जो है वो खतरा रहता है। ये कहीं ना कहीं लोगों के खेतों में घुस जाते हैं, क्लियर, और जो है वो अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण बहुत अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो पाती है। काफ़ी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बंदरों के कारण लोगों ने खेती करनी बंद कर दी हुई है, क्लियर। तो अगर खेती नहीं करेंगे तो एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? तो जो जो जानवरों का खतरा है, इसमें ऐसा नहीं है, डियर भी है, बाकी भी जंगली जानवर हैं, वो भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये जिन दो जंगली जानवरों का मैं नाम ले रहा था, क्लियर। तो जो मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरह से जो ये मंकी है या वाइल्ड लाइफ मेनेंस है या एनिमल्स हैं जो क्रॉप्स को हर साल बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको जो है वो काउंटर किया जाए। तो इसके लिए सरकार ने 80% की सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जाती है, क्लियर। और इस स्कीम में जो है वो 40 करोड़ रुपीस जो है वो प्रदान किया गया है, क्लियर। यहाँ पे बेसिकली जो है वो हम लोगों को फेंसिंग देखने को मिलेगी, जहाँ पे मान लो कोई भी खेत है उसको चारों तरफ से जो है वो फेंस किया जाएगा, और वहाँ पे फेंसिंग कर गया, और उस फेंसिंग में इलेक्ट्रिक करंट होगा, यानी कि अब ऐसा करंट नहीं है कि बहुत हैवी करंट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। जैसे ही कोई जानवर उसके पास आएगा, फेंस के पास आएगा, वो वहाँ से भाग जाएगा, क्लियर। और उसके साथ साथ दूसरी कहानी यहाँ पे ये भी है कि ये जो खेत संरक्षण योजना में जो फेंस यूज किए जाएंगे, यहाँ पे बेसिकली सोलर एनर्जी को हम लोग यूज करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अननेसेसरली वेस्ट ना हो। तो ये ध्यान रखिए आप, जो मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना है, इसमें 80% सब्सिडी, पहले 60% दी जाती थी, अब 80% सब्सिडी जो है वो सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट स्कीम है, अगर मान लो किसान जो हैं या हमारे जो खेतों के ऊपर काम कर रहे हैं लोग, अगर उनकी जीवन के ऊपर किस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि हमारे यहाँ पे जो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि उनका अप्रॉक्सीमेटली 88-89% के आसपास स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो कभी कभी उनका खुद की खेती पे काम करके कुछ नहीं होता, वो दूसरे लोगों के खेतों पे काम कर रहे होते हैं, और उनका परिवार जो है वो उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्लियर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो एक तरह से फाइनेंशियल कंडीशन उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो अगर किसी को कुछ हो जाए, किसी इंसान को काम करते हुए खेत में कुछ हो जाए, क्लियर, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उनके परिवार को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, तो समझ आ गया, किसान और खेतीहार मजदूर जो खेती के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि दूसरों के खेतों पे काम कर रहे हैं, उनके लिए जीवन सुरक्षा योजना है। ये एक तरह से इंश्योरेंस अमाउंट है। इंश्योरेंस अमाउंट दो तरीके से दिया जाता है, या तो डिसेबिलिटी हो जाए, मतलब उसके बाद जो है वो कोई काम ना कर पाए, क्लियर। अब डिसेबिलिटी भी दो तरह की है, फुल डिसेबिलिटी है, पार्शियल डिसेबिलिटी है, क्लियर। और उसके साथ अगर डेथ हो जाए, तो डिसेबिलिटी के केस में भी इस स्कीम के अंतर्गत प्रावधान है कुछ अमाउंट का, और डेथ के केस में भी प्रावधान है। तो जब हम मुख्यमंत्री किसान एवं खेती मजदूर जीवन सुरक्षा योजना की बात करेंगे, इसको 2015-16 में सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो डेथ के केस में 3 लाख रुपया दिया जाएगा, कोई भी किसान होगा या खेतीहार मजदूर होगा। 1 लाख रुपया जो है वो परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में दिया जाएगा, और पार्शियल डिसेबिलिटी यानी कि कुछ टाइम के लिए, या कुछ एक अंगुली टूट गई या कुछ ऐसा चीज होगी जिससे कुछ टाइम के लिए कोई काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको 10,000 से लेकर 40,000 का अमाउंट दिया जाएगा। ये देखिए कि कितना जो सिवियरिटी है उस डिसेबिलिटी की, क्लियर। तो इस तरह से ये स्कीम जो है वो अगेन इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन दी जा रही है हमारे यहाँ पे किसानों को। नेक्स्ट है दैट इज सौर सिंचाई योजना। नाम से पता चल रहा है, सौर का मतलब है सोलर, सिंचाई का मतलब है इरिगेशन। अब हिमाचल प्रदेश में वैसे भी इरिगेशन की सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में सोलर एनर्जी का पोटेंशियल जो वो बहुत ज़्यादा है। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सौर सिंचाई योजना को लॉन्च किया गया है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरह से जो इरिगेशन है वो, या वाटर जो है, ये डायरेक्टली जो है वो वाटर सप्लाई खेतों तक पहुँचाई जाए, और उसमें सोलर पीवी पंप्स को यूज़ किया जाएगा, क्लियर, जहाँ पे सोलर फोटोवोल्टिक जो पंप्स हैं, क्लियर, जो सोलर एनर्जी को कैप्चर करेंगे और उस एनर्जी के थ्रू पानी को खींचेंगे और दूसरे के खेतों तक पहुँच जाएंगे। तो ये जो पंप्स हैं, जो सोलर पंप्स हैं, इनको परचेज करने के लिए 85% सब्सिडी जो है वो सरकार के द्वारा प्रदान की गई है, क्लियर। और 2020-21 में 25 करोड़ रुपया जो है वो इनके लिए रखा गया था। डन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, काफी लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। नेक्स्ट है जल से कृषि को बल योजना। जल से कृषि को बल योजना, यहाँ पे चेक डैम्स एंड पॉन्ड्स बनाए जाएंगे, क्लियर, जहां से लोग जो है वो अगेन पर्पस इसका वही है जहां से इरिगेशन के लिए हम उस पानी को जो है वो यूज कर सके। और यहाँ पे पूरे का पूरा जो खर्चा है ये सरकार के द्वारा ही उठाया जाएगा, जहां पे 25 करोड़ रुपया 2020-21 में सरकार ने इस स्कीम के लिए रखा हुआ है।
तो ध्यान रखिए, आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि इरिगेशन के लिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं, तो स्पेसिफिकली भी एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आप लोगों को स्कीम्स को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट है दैट इज कृषि से संपन्नता योजना। अब कृषि से संपन्नता योजना का मतलब क्या है कि हींग, आई होप आप सब लोगों को पता होगा, क्लियर। तो हींग जो है उसको आइडेंटिफाई किया गया है कि लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा जो मतलब जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज है वहाँ पे हींग की जो खेती है उसको बहुत ज़्यादा, बहुत लार्ज स्केल के ऊपर किया जा सकता है, और ये आइडेंटिफाई किया है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोटेक्नोलॉजी IHBT पालमपुर के द्वारा। तो बेसिकली यहाँ पे अब हींग के ऊपर जो है वो सरकार के द्वारा फोकस किया जा रहा है कि हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में हींग को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे एरियाज हैं हमारे हिमाचल में, अगेन ये भी हिली एरियाज हैं, हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज हैं, जो सैफरन के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, क्लियर। और अगर सैफरन एंड हींग की खेती करना शुरू कर देते हैं हमारे किसान तो इनकी कीमत मार्केट में बहुत ज़्यादा है। आई होप आपको इसके बारे में भी आइडिया होगा। जो सैफरन है, जो बेसिकली जिसके लिए कश्मीर फेमस है, क्लियर। तो सैफरन एंड हींग के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी काफ़ी अच्छे प्राइसेस पे मार्केट में सेल होते हैं। तो यही कारण है अब सरकार जो है वो इन स्कीम को 2020-21 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के थ्रू जो है वो हींग एंड सैफरन की खेती जो है उसको और ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट है कृषि उत्पादन संरक्षण योजना, एंटी हेल नेट। जैसे हम लोग देखते हैं कि कभी कभी ओलावृष्टि हो जाती है जिसके कारण हमारे यहाँ पे जो खेत हैं या हमारी जो क्रॉप्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है। तो सरकार ने 2020-21 में एंटी हेल नेट यानी कि कृषि उत्पादन संरक्षण योजना जो है इसको लॉन्च किया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि नेट्स को यूज़ किया जाए। जो हेल स्टॉर्म जब भी होता है, जब भी ऊपर से बड़े बड़े गोले पड़ते हैं, क्लियर, ओले पड़ते हैं जिनको आप कहते हो, क्लियर, उनके लिए जो है वो उनको परचेज किया जा सके, और उसके लिए सरकार के द्वारा जो वो 80% सब्सिडी जो है वो प्रदान की गई है। इसके साथ साथ स्ट्रे एनिमल्स और मंकी से भी ये नेट जो है वो आपके खेतों को बचाएंगे। सरकार के द्वारा 2020-21 के लिए 10 करोड़ का बजट कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के लिए दिया गया था। तो ये था हमारा एग्रीकल्चर जो स्पेसिफिक है, और एग्रीकल्चर में भी हमने अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया। अब ध्यान रखिए और भी स्कीम्स हैं, कम से कम 25-26 के आसपास स्कीम्स हैं। मैंने आपके साथ जो है वो कम से कम 12-15 के आसपास स्कीम्स डिस्कस की, क्योंकि जो स्कीम्स नेशनल लेवल यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हैं वो हैंडआउट्स के अंदर जरूर मौजूद है, लेकिन मैंने उनको डिस्कस नहीं किया। ये इस हिमाचल स्पेसिफिक डिस्कशन जो है वो हमारी है। अब देखिए हॉर्टिकल्चर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे तो हॉर्टिकल्चर की जब बात की जाएगी तो हॉर्टिकल्चर में मेनली हमारे के आगे फ्रूट्स आ गए, क्लियर, मेनली हमारे हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स आ गए, हमारे जो है वो फ्लावर्स आ गए, वेजिटेबल्स आ गए, क्लियर, ये सारे के सारे जो हमारे हॉर्टिकल्चर का पार्ट माने जाएंगे। तो सबसे पहले हॉर्टिकल्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी है फ्रूट। अब फ्रूट में भी हम समय पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फ्रूट में हिमाचल प्रदेश की खासियत, दैट इज एप्पल। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स की कल्टीवेशन कितनी है। तो देखिए यहां से आप लोगों को थोड़ा आइडिया लगेगा, 1950-51 में हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एरिया था उसका सिर्फ 792 हेक्टेयर एरिया जो है वो फ्रूट के अंदर आया करता था, यानी कि हम वहां पे फ्रूट्स जो है वो प्रोड्यूस किया करते थे, और जो टोटल प्रोडक्शन थी वो 1200 टन के आसपास थी। लेकिन 2019-20 में जो टोटल एरिया है फ्रूट्स के अंदर वो 2,33,300 हेक्टेयर है। तो देख लो कितना मल्टीपल टाइम जो है वो इंक्रीज हुआ है। और उसके साथ साथ टोटल फ्रूट प्रोडक्शन जो है वो है 8.45 लाख टन। जो 1200 टन थी वो अब 8.45 लाख टन हो चुकी है। तो फ्रूट्स में इन हिमाचल जो वो बहुत अच्छा कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्रूट क्रॉप है हिमाचल प्रदेश की वो क्या है, एप्पल। और जितना टोटल एरिया है उसका 49% एरिया के ऊपर हम लोग एप्पल की खेती करते हैं, क्लियर। और जितनी टोटल फ्रूट की प्रोडक्शन है उसका 85% जो है वो भी एप्पल से आता है, क्लियर। तो एप्पल का देख लो, पहले 400 हेक्टेयर्स थी जब जिस जमाने में 1950-51 के आसपास, और आज 2019-20 यानी कि एक साल पहले ये थी 1,14,144 हेक्टेयर्स। तो आप लोग देख सकते हो कि एप्पल का कितना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए जब हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की डेवलपमेंट की, तो हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर के लिए सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जो है वो सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड मॉडर्न फार्म टूल्स एंड मशीनरी इन फॉर्म ऑफ बैक एंडेड सब्सिडी। ठीक है, सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है ताकि वो ज़्यादा एडवांस्ड फार्म टूल्स एंड मशीनरी जो है उसको परचेज कर सके, मशीन्स वगैरह को जो है वो परचेज कर सके। 2019-20 में 14.83 करोड़ के आसपास पैसा जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर को एलोकेट किया गया था, जिनमें से 12.32 करोड़ जो है ऑलरेडी स्पेंड किया जा चुका है, क्लियर। और इसमें 1530 फार्मर्स दे हैव बेनिफिटेड फॉर द ईयर 2019-20।
तो ये स्कीम थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट है दैट इज मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव यही है ताकि जो हमारे यहाँ पे मेनली जो फ्रूट्स प्रोड्यूसर है या फ्रूट्स की प्रोडक्शन है उनको फेयर प्राइस मिल सके। तो जैसे 2020-21 में जो प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ एप्पल था वो था 8.50 पर केजी, 8 रुपये, 8.5 रुपया। जो मैंगो जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है उसका है 8.50 पर केजी। और जो सिट्रस खट्टे जो आपके फ्रूट्स हैं, ठीक है, इनका 0.60 मीट्रिक टन जो जिनकी टोटल जो है वो हमने प्रोक्योर किए थे टिल 31 दिसंबर 2020। क्लियर। तो यहाँ पे छोटा सा एप्पल के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है, कि कितना उसका जो है वो टोटल प्राइस था। सिट्रस फ्रूट का जो है वो शायद हैंड आउट में एक बार देखना पड़ेगा। क्लियर, मेरे को यहाँ पे मेंशन नहीं है, सर्वे में भी शायद मेंशन नहीं था। नेक्स्ट है दैट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब देखिए सिंपल सी बात यही है कि जब आप हॉर्टिकल्चर की बात करोगे तो हॉर्टिकल्चर में भी आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि हॉर्टिकल्चर में सिर्फ आप फ्रूट्स पे फोकस करो और फ्रूट्स में सिर्फ आप एप्पल पे फोकस करो। आप लोगों को फ्रूट्स में भी मल्टीपल फ्रूट्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए और उसके साथ साथ फ्लावर्स के ऊपर भी जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं कि हॉर्टिकल्चर की डाइवर्सिफिकेशन की, तो धीरे धीरे जो है वो फ्लावर कल्टिवेशन के अंदर भी हिमाचल प्रदेश में, या फ्लावर कल्टिवेशन को भी हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है। और फ्लावर के बेटर टिश्यू कल्चर के लिए या बेटर फ्लावर प्रोडक्शन के लिए 2 टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज जो हैं इनको एस्टेब्लिश किया गया है। इनमें से पहली है महोग भाग जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, चैल के अंदर, और नेक्स्ट है पालमपुर जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर है। तो ये ध्यान रखिए, ये प्रीलिम्स की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है। और उसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर में हिमाचल प्रदेश कैसा कर रहा है, तो ये सारे का सारा जो डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को हिमाचल प्रदेश मेंस में जब आप लिखोगे अपने आंसर्स, और हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। तो यही कारण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसके कारण जो फ्लावर्स हैं उनकी प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग के लिए अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी है। टोटल 10 कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमें हिमाचल प्रदेश के अंदर बनती हुई देखने को मिलती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मेन ऑब्जेक्टिव है किस तरह से फ्लावर्स की जो मार्केटिंग है उसको और ज़्यादा जो है वो डेवलप किया जाए। क्लियर। जैसे आप लोग कोऑपरेटिव बैंक्स देखते हो वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर ही बने हुए हैं, जिनमें शिमला के अंदर 3 है, कांगड़ा के अंदर 2 कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, लाहौल एंड स्पीति के अंदर 2 हैं, कुल्लू के अंदर 1 है, सोलन के अंदर 1 है और चंबा के अंदर 1 है। तो सबसे पहली बात, जब हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे तो किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है? फ्लोरिकल्चर यानी कि फ्लावर प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। इसके साथ साथ मशरूम, और मशरूम आजकल हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। मशरूम और जो मधुमक्खियाँ पालन है, बी कीपिंग है, इसको भी काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। ये भी हमारा हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ का ही पार्ट है। क्लियर। तो जब हम बात करेंगे कि जो मशरूम की बात करें तो इसमें एस्पेक्ट जो कंपोस्ट है यानी कि जो खाद है मशरूम के लिए वो 298.44 मीट्रिक टन प्रिपेयर की गई है और अलग अलग एरियाज़ में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है। और इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो कहाँ हुई है? रामपुर। ये जो डिपार्टमेंट है जहाँ से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, पहला है रामपुर, सेकंड है बजौरा। बजौरा बेसिकली ये कुल्लू का है, एक बजूरा जो है वो आपको हमीरपुर में भी देखने को मिलता है, और थर्ड है पालमपुर। क्लियर। तो टोटल जो प्रोडक्शन है वो 1309 मीट्रिक टन यानी कि 1309 टन की प्रोडक्शन हुई है मशरूम की, अगर हम बात करेंगे 2020 दिसंबर तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग मशरूम के ऊपर धीरे धीरे जो है वो फोकस कर रहे हैं। और आप सब लोगों को पता होगा कि एक स्पेशल तरह की जो कंपोस्ट है, एक स्पेशल तरह का जो खाद है वो यूज होता है मशरूम की कल्टिवेशन में। नेक्स्ट है दैट इज हिमाचल खुंब विकास योजना। तो खुंब बेसिकली अगेन ये भी मशरूम, खुंब को मशरूम का ही नाम खुंब है। क्लियर। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 2020-21 के द्वारा मशरूम कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए जो है वो इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इस स्कीम के लिए 5 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया गया। क्लियर। और 2020-21 तक हम बात करें यानी कि स्पेसिफिकली डाटा जो है वो हमारा दिसंबर 2020 का है। तो यहाँ पे जो हिमालयन रिसर्च ग्रुप क्लियर है उसके द्वारा जो है वो मशरूम कंपोस्ट यूनिट जो है इसको तैयार किया गया है, स्पॉन्ड कंपोस्ट। ठीक है। अब देखिए जो स्पॉन्ड है ये बेसिकली माइसीलियम से बनता है। क्लियर। अब इतना ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में मत जाइए। ये कंपोस्ट तैयार किया गया है और मशरूम ग्रोअर्स शिमला, मंडी और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो उनको दिया गया है। क्लियर। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करेंगे तो ऑन एवरेज 20% कन्वर्जन इट वाज एस्टिमेटेड दैट क्वांटिटी ऑफ कंपोस्ट प्रोड्यूस 24 मीट्रिक टन मशरूम ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन। ठीक है। तो देखते हैं अभी धीरे धीरे, क्योंकि अभी 1 साल ही हुआ है स्कीम को जिसके अंतर्गत 24 टन के आसपास मशरूम की प्रोडक्शन हुई है। देखते हैं हिमाचल खुंब विकास योजना जो है वो कितना प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है दैट इज हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉरपोरेशन।
अभी इसके बारे में हमें बहुत पता होना चाहिए, बहुत बार हमने देखा है कि इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉर्पोरेशन की बात करेंगे तो इसकी फॉर्मेशन हुई है 10 जून 1974। ये वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस से, वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसको एस्टेब्लिश किया गया है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है किस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारा हॉर्टिकल्चर है इसको और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। अब देखिए, जब भी हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करते हैं, स्पेशली मशरूम की बात करें या एप्पल की बात करें, किसी भी फ्रूट की बात करें, तो ये पेरिशेबल इन नेचर होते हैं। पेरिशेबल का मेरा मतलब है कि बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। क्लियर? तो यही कारण है इनके लिए कोल्ड स्टोरेज का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर? हमें पता होना चाहिए कि एक सर्टेन टेम्परेचर या कोल्ड स्टोरेज अगर हमारे पास हो, या कंट्रोल्ड क्लाइमेट हमारे पास हो, या कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर की टेक्निक्स हमारे पास हो, जहाँ पे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में हम उनको रख सके और उनकी जो लाइफ है उसको इंक्रीज कर सके, तो उतना ही हॉर्टिकल्चर के लिए रेलिवेंट है। तो यही कारण है हॉर्टिकल्चर वहीं डेवलप हो सकता है जहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉर्पोरेशन जो है, इसके द्वारा जो है वो अलग अलग तरह के जो स्टोर्स हैं, जैसे 5 CA स्टोर। CA का मतलब यहाँ पे है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर। मेनली जो आपके कोल्ड स्टोर हैं उनको हम CA, क्योंकि कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में आप टेम्परेचर को किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं, और नॉर्मली जो हमारे फ्रूट्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे खराब हो जाते हैं। तो जो 5 कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर्स हैं उनको जो है वो बनाया गया है। ये कहाँ कहाँ बने हैं? एक बना है आपका जरोल टिक्कर में, जो कि कोटगढ़ शिमला। दूसरा बना है गुम्मा कोटखाई शिमला। तीसरा बना है कुमार से ओडी शिमला। और नेक्स्ट बना है आपका पतली कुहल कुल्लू। क्लियर? तो ये जगहों के नाम आपको पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ जो है वो कॉरपोरेशन के द्वारा, हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉरपोरेशन के द्वारा जो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर्स हैं उनको कमीशन किया गया है। क्लियर? इसके साथ साथ एक वेजिटेबल पैक हाउस भी बना है। क्लियर? ये बना है नदौन में। नदौन आप सब लोगों को पता होना चाहिए, हमीरपुर के अंदर है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। क्लियर? इसके साथ साथ जो पैक हाउसेज हैं, जिसमें ये तो मेनली जो है वो आपका वेजिटेबल्स का है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्लावर्स। क्लियर? हर्ब्स के लिए जो है वो घुमारवीं, जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के अंदर है, वहाँ पे भी पैकिंग ग्रेडिंग का मतलब बेसिकली रहता है जहाँ पे हम, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल है, तो एप्पल की भी अलग अलग तरह की क्वालिटी होती है ना, तो सेम क्वालिटी के जो एप्पल है उनको एक जगह पे डाला जा सके, दैट इज ग्रेडिंग। क्लियर? तो इसके लिए ग्रेडिंग के लिए, छंटनी के लिए जो है, या कैटेगराइजेशन के लिए, या पैकिंग के लिए अलग अलग जो पैक हाउस है उनको उनका निर्माण किया गया है। वहाँ पे कोल्ड रूम का भी प्रावधान है, ताकि जो हमारा फ्रूट्स हैं वो किसी तरह से खराब ना हो। तो हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं। क्लियर? इसके साथ साथ जो एप्पल जूस कॉन्सेंट्रेट प्लांट है परवाणु के अंदर, उसको भी 8 करोड़ रुपए का जो पैसा है वो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA के द्वारा सैंक्शन किया गया है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरह से ये जो AJC प्लांट है परवाणु के अंदर उसको और ज़्यादा अपग्रेड किया जा सके। क्लियर? नेक्स्ट यही है कि जो HPMC है, इट हैज़ प्लान टू एनहांस इट्स एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेडिंग, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंट फ्रूट प्रोड्यूस इन द स्टेट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स। अंडर दिस प्रोजेक्ट द प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग द एग्जिस्टिंग स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ CA स्टोर्स एट जरोल टिक्कर, गुम्मा एंड रोहडू फ्रॉम एग्जिस्टिंग 1980 मेट्रिक टन टू 6000 मेट्रिक टन। क्लियर? तो यहाँ पे HPMC जो है वो कोशिश कर रही है कि किस तरह से ज़्यादा बेटर कोल्ड स्टोरेज या कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर जो है वो बनाए जाए, और जो एग्जिस्टिंग है जैसे जरोल है, गुम्मा है, रोहडू है, इनको अपग्रेड किया जाए। तो अभी तक इनकी कैपेसिटी जो है वो 1980 मेट्रिक टन के आसपास है, तो अब 6000 मेट्रिक टन के आसपास जो है इनको अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। क्लियर? तो ये था हमारा हॉर्टिकल्चर के बारे में। तो आई होप आप लोगों को हॉर्टिकल्चर के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। नेक्स्ट है दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री अगेन पार्ट ऑफ आर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री पार्ट ऑफ आर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर पार्ट ऑफ आर एग्रीकल्चर। क्लियर? लेकिन काफ़ी लोग एग्रीकल्चर को सिर्फ फूड ग्रेन से रिलेट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन आफ्टर पॉपुलेशन सेंसस 1981 वाइड हो चुकी है। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, दे आर पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखिए, जब हम बात करेंगे मिल्क प्रोडक्शन की, तो देखिए मिल्क प्रोडक्शन जो टोटल हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ, क्लियर, तो वो है 15.31 लाख टन के आसपास। और 2020 के आसपास या 2020-21 में एस्टिमेटेड है कि जो टोटल प्रोडक्शन होगा मिल्क का हिमाचल प्रदेश में वो होगा 15.80 लाख टन। अब ये ध्यान रखना कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितनी है।
एक इंसान के पास हर रोज कितना दूध आ रहा है, तो आधा किलो के आसपास दूध पड़ रहा है। ये एग्जैक्टली डाटा याद रखना है, स्पेशली 2019-20 का 612 ग्राम, यानी कि हर एक इंसान जो है उसके पास ऑन एन एवरेज 612 ग्राम के आसपास आ रहा है। ठीक है, बहुत कम नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी भी अगर मैं डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कंपेयर करूँ तो थोड़ा कंपेरेटिवली कम है। तो ये तो एक फैक्ट है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए, जो जो मैंने हाईलाइट किया है ये इंपॉर्टेंट जगहें हैं, प्लेसेस हैं जिनके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। सबसे पहले बात यही है कि हमारे हिमाचल प्रदेश का जिस तरह का क्लाइमेट है, तो वहाँ पे हम लोग शीप प्रोडक्शन के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। शीप जो वूल के लिए बहुत लार्ज स्केल पे यूज़ होती है, और उसके साथ साथ जो है वो आपको सबको पता ही है इसके लिए भी बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे, यानी कि मीट के लिए भी बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे यूज़ होती है। हमारा मेन फोकस जो है वो वूल है। अब क्वालिटी ऑफ शीप, जब हम शीप की भी आगे अलग अलग जो वैरायटीज़ हैं उनकी बात करेंगे, तो शीप को भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अंडरस्टैंड किया जाता है। तो आसान भाषा में हम इसको समझेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल रैम है, क्लियर, रैम भी एक शीप का प्रजाति है, क्लियर, रैम जो है वो एक शीप की टाइप है। एक शब्द यूज होता है हॉगेट। हॉगेट वो शीप होती है जो 9 से 12 महीने की होती है। एक होता है लैम्ब, लैम्ब भी वो शीप होती है मेनली जो 1 साल के आसपास की होती है, क्लियर। तो इस तरह से जो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि रैम है, हॉगेट है, लैम्ब है, क्लियर। मेनली रैम एंड हॉगेट जो है वो हमें यूज होती हुई देखने को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ शीप एंड वूल है उसको जो है इंप्रूव करने के लिए सरकार के द्वारा शीप ब्रीडिंग फार्म्स बनाए गए ताकि अच्छी तरह या बेटर क्वालिटी ऑफ शीप जो है उसको ब्रीड किया जा सके। और कहाँ कहाँ है ये ध्यान रखना है, ये बहुत बार बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार पूछा है। ज्योरी शिमला में, ताल हमीरपुर में, कराचम जो है वो किन्नौर में। अब देखो कभी कभी मैं कुछ जगहों के नाम जो है वो गलत प्रोनाउंस कर देता हूँ, क्लियर, तो क्योंकि कुछ प्लेसेस ऐसी है जो लोकल लोग जो है वो ज़्यादा अच्छा उसको प्रोनाउंस करेंगे, डन। लेकिन अगेन पता होना चाहिए कि हमें कौन सी जगह के ऊपर जो वो शीप ब्रीडिंग फार्म है। और इसके साथ साथ एक जो नगवाएं हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी के अंदर, वहाँ पे एक रैम सेंटर बनाया है। रैम मैंने अभी आप लोगों को बताया, रैम क्या है, आपकी एक शीप की प्रजाति है, क्लियर, जहाँ पे जो रैम्स है उनको रखा जाता है और उनको जो ब्रीडर्स को भेजा जाता है फॉर क्रॉस ब्रीडिंग, ताकि बेटर क्वालिटी ऑफ शीप जो है उसको ब्रीड किया जा सके, उसको प्रोड्यूस किया जा सके। इसके साथ साथ जो प्योर हॉगेट्स हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा जो डिमांड है, क्लियर। और उनमें जो सोवियत मेरिनो है, अगेन शीप की एक वैरायटी है, या अमेरिकन रैम बुलियट है, अगेन ये भी शीप की एक वैरायटी है। तो अभी धीरे धीरे जो है वो हिमाचल प्रदेश जो है वो इन शीप या हॉगेट्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि छोटा जो बच्चा है वो सबको चाहिए होता है, क्लियर। तो यही कारण है कि जो 9 शीप एंड वूल एक्सटेंशन सेंटर्स जो है वो काम कर रहे हैं स्पेसिफिक टाइम पे प्योर हॉगेट की डिमांड को एड्रेस करने के लिए। और ऐसा कोशिश किया जा रहा है कि जो वूल की प्रोडक्शन है 2020-21 में वो 1467 अप्रॉक्सीमेटली 1500 टन के आसपास हो जाए। इसके साथ एक आपका अंगूरा रैबिट है, तुर्किश ओरिजिन है, तुर्की का रैबिट है ये। इससे रिलेटेड भी जो फार्म है वो फंक्शन कर रहा है। ये है कंडवाड़ी में जो कि कांगड़ा के अंदर है। दूसरा है नगवाएं कहाँ पे है, आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे जो ब्रीडर्स हैं उन तक रैबिट पहुंचाना इस स्पेसिफिक फार्म का मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ साथ हॉर्स ब्रीडिंग फार्म है लारी में। लारी जो है वो आपका कहाँ पे है, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्लियर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो स्पीति ब्रीड का हॉर्स है उसको प्रिजर्व किया जा सके, क्लियर। तो इसमें 59 के आसपास हॉर्सेज जो है वो हमें इस टाइम पे देखने को मिलते हैं। सेम जगह पे यानी कि लारी में ही हमें एक याक ब्रीडिंग फार्म भी देखने को मिलता है, जहां पे 62 के आसपास याक जो हैं वो 2020-21 तक थे। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, यहाँ पे आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे वैसे अगर आइडिया लगे तो ये कि कैसे हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में किन किन एनिमल्स पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हमें यही रहता है कि अच्छा एनिमल है तो हम लोग मेनली जो है वो जो कैटल्स हैं यानी कि गाय है या जो ऑक्स है या बुल है या फिर हमारा जो भैंस है, ठीक है, बुफेलो है, उन्हीं के ऊपर मेन फोकस करते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि एनिमल हस्बेंड्री में हिमाचल प्रदेश का जो फोकस है वो अलग अलग चीज़ों के ऊपर है। यहाँ पे शीप के ऊपर फोकस किया जा रहा है, रैबिट्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है, हॉर्स ब्रीडिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है, याक के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो इस चीज़ को आप वैसे अंडरस्टैंड करिए कि एनिमल हस्बेंड्री में आप लोगों ने किस तरह की जो पॉइंट है, व्यू पॉइंट है, उसको अंडरस्टैंड करना है। इसके साथ एनिमल हस्बेंड्री के लिए नबार्ड के साथ मिलकर दूध गंगा स्कीम जो है 2009 में हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई थी। दूध गंगा का आसान भाषा में डेयरी यूनिट्स जो है उनको एस्टेब्लिश करना मेन ऑब्जेक्टिव था। तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल डेयरी यूनिट्स। यूनिट का जो साइज है वो वहाँ पे 2 से 10 मिल्च एनिमल्स हो। मिल्च का मतलब होता है दुधारू पशु जो दूध देते हैं, क्लियर। और उसके लिए 10 एनिमल्स के परचेज के लिए जो 6 लाख तक का लोन जो है वो नबार्ड के द्वारा दिया जाता था,
क्लियर। उसके साथ जो बैंक लोन है 20 लाख तक जो है वो बैंक लोन दिया जाएगा फॉर द परचेजिंग ऑफ मिल्किंग मशीन्स, क्लियर, जहां से दूध निकाला जा सके। उसके बाद है परचेज ऑफ डेयरी प्रोसेसिंग इक्विपमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिजीनियस मिल्क प्रोडक्ट्स, बैंक लोन्स टू ट्यून ऑफ 13.20 लाख। इसके अंतर्गत अगर आपने अपने दूध से, जैसे आप लोग देखते हो पंजीरी बन रही है, ठीक है, या खोआ बन रहा है, तो आप इंडिजीनियस मिल्क प्रोडक्ट्स से अगर कुछ चाहिए, आपको प्रोसेसिंग इक्विपमेंट चाहिए, तो उसके लिए 13.20 लाख के आसपास का लोन ले सकते हो। साथ में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कोल्ड चेन के लिए 26 या 26.50 लाख का लोन मिल सकता है। कोल्ड स्टोरेज के लिए 33.00 लाख का लोन है। और मार्केटिंग के लिए जो है वो 1 लाख के आसपास, या जो डेयरी पार्लर होता है जहां पे दूध वगैरह बेच सकते हैं, उसके लिए 1 लाख तक का लोन जो है वो दिया जाता है अंडर दूध गंगा योजना। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में ये स्कीम चल रही है। नेक्स्ट देखिए, पोल्ट्री को डेवलप करने के लिए जो है वो क्या यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे लो इनपुट टेक्नोलॉजी बर्ड्स जो हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पोल्ट्री ब्रीडर्स ऑन कॉस्ट प्राइसेस, कम प्राइसेस के ऊपर जो है वो 3 हफ्ते का जो पोल्ट्री है, जो चूज़ा है, उसको दिया जा रहा है ताकि उसको वो ब्रीड कर सके और बाद में उसको बेच के ज़्यादा पैसे कमा सके। इसके साथ साथ 200 चिक स्कीम है, क्लियर, जहाँ पे जो बीपीएल फैमिलीज़ हैं, स्पेशली जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, क्लियर, उनको जो है वो 200 डेज ओल्ड वही लो इनपुट टेक्नोलॉजी बर्ड्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके साथ साथ जो इनिशियल फीडिंग है, क्या क्या उनको खाने को देना है, क्या पीने को देना है, वो भी प्रदान किया जाएगा, क्लियर। और टोटल जो है वो 10,000 रुपया पर बेनिफिशरीज को, यानी कि इतने का सामान जो है वो हर एक बेनिफिशरी, यानी कि जो इस स्कीम के अंतर्गत पोल्ट्री ब्रीड करेगा, उसको प्रदान किया जाएगा। और उसके साथ साथ उन लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि कैसे पोल्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पोल्ट्री को प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। चूज़ा तो आ जाता है लेकिन वो बड़ा होने में काफ़ी समय लेता है, तो यहाँ पे ट्रेनिंग लेना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ नेक्स्ट है दैट इज़ हिम कुक्कट पालन योजना, जहाँ पे 54 पोल्ट्री यूनिट जो है उनको एस्टेब्लिश करने के लिए सरकार ने 214 लाख रुपए का बजट सैंक्शन किया था, क्लियर। यहाँ पे जो है वो बेनिफिशरीज को 3,000 के आसपास जो है, या 3,000 जो ब्रॉयलर चिक्स हैं पुराने, वो दिए जाते हैं अलॉन्ग विद फीडर्स एंड ड्रिंकर्स। और इसके साथ साथ जो बेनिफिशियरी है उसको 60% की सब्सिडी जो है वो सरकार के द्वारा दी जाती है अंडर दिस स्कीम। तो कहीं ना कहीं पोल्ट्री के ऊपर भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा काफ़ी काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ जर्सी प्रोजेक्ट है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर, ये बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट ने ही पैसा जो है वो सैंक्शन किया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे हाई जेनेटिक जो जर्सी बुल्स हैं, क्लियर, उनको उनकी जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे जो प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम है इसके ऊपर फोकस होगा। पीटी का मतलब बेसिकली प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम है। इसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर एंड इन वर्टो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी है वाइन ब्रीडिंग के लिए, जहाँ पे जो साहिवाल एंड सिंधी ब्रीड्स हैं, क्लियर, उनको जो है वो स्टेशन किया गया है। और METT के थ्रू जो है वो पालमपुर के अंदर ऐसी कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा बेटर क्वालिटी का या ज़्यादा बेटर ब्रीड जो है वो प्रोड्यूस हो। इसके साथ साथ शेपर्ड स्कीम भी लॉन्च की गई है, जहाँ पे दी लोकल शीप इज़ बीइंग क्रॉस्ड विद गुड क्वालिटी रैम्स ऑफ रैम बुलेट एंड रशियन मेरिनो। थोड़ी देर पहले भी हमने इसके साथ जो है वो डिस्कस किया है कि हमारे यहाँ की जो लोकल शीप है उसको जो बाहर की शीप्स हैं जैसे रैम्स हैं या रशियन मेरिनो, उसके साथ क्रॉस ब्रीड किया जा रहा है ताकि जो वूल की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सके, क्लियर। और यहाँ पे 60% के आसपास सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जा रही है। नेक्स्ट है BPL कृषक बकरी पालन योजना, तो नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे 11 गोट्स जो हैं वो सरकार के द्वारा, मतलब अलग अलग यूनिट्स हैं, 11 गोट्स हैं जिनमें 10 फीमेल होंगी, 1 मेल होगा, या 5 गोट्स हैं, 4 फीमेल 1 मेल, 3 गोट्स 2 फीमेल 1 मेल ऑफ बीतल सिरोही, ठीक है, ये जमुनापरी, ये वाइट हिमालयन ब्रीड्स रिस्पेक्टिवली ऑन 60% सब्सिडी टू लैंडलेस BPL कैटेगरी फार्मर्स टू इंक्रीज देयर इनकम। अब यहाँ पे समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा फिर से रिपीट करता हूँ। BPL कृषक में क्या है कि पहला तो नाम से पता चल रहा है जो BPL कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वैसे भी जो लैंडलेस है वो आजकल BPL कैटेगरी में ही है, उनके लिए कृषक बकरी पालन योजना को लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिनमें 11 गोट्स मिलेंगी, ऑप्शन है सिरोही की, जो 5 गोट मिलेंगी वो जमुनापरी होंगी, और जो 3 गोट मिलेंगी वो मिलेंगी हिमालयन ब्रीड की। तो इसमें ये स्पेसिफाई किया गया है कि कितनी फीमेल होंगी और कितने मेल होंगी। तो बकरी पालन के लिए भी एनिमल हस्बेंड्री में आप लोगों को हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अलग अलग स्कीम्स देखने को मिल रही हैं। अब नेक्स्ट है दैट इज लाइव स्टॉक सेंसस। अगर हम सेंसस की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हमें कैटल देखने को मिलती है, क्लियर, यानी कि गाय और बुल। डन। उसके साथ जो है वो सेकंड नंबर पे बुफेलो है, सॉरी सेकंड नंबर पे जो है वो यस बुफेलो है, देन थर्ड नंबर पे जो है वो हमें गोट देखने को मिलती है। उसके बाद हॉर्सेज हैं, म्यूल्स, डोंकीज हैं, पिग्स हैं, बाकी लाइव स्टॉक्स हैं, इनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जो पहली इन्फॉर्मेशन है बस इसी को ही याद रखिए। अब बुफेलोज से ज़्यादा जो है वो शीप है ना।
नेक्स्ट है फिश एंड एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर के लिए फिशरमैन के लिए सरकार के द्वारा एक स्पेशल स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें 5 लाख रुपया जो है वो उनको दिया जाता है अगर मान लो कोई भी डेथ होती है या परमानेंट डिसेबिलिटी होती है। और उसके साथ साथ मान लो किसी फिशरमैन का जो है वो मछली पकड़ते हुए उनका जो इक्विपमेंट है या उनकी जो नाव है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उसमें 50% तक का जो खर्चा है वो सरकार के द्वारा इस स्कीम यानी कि रिस्क फंड स्कीम के अंतर्गत जो है वो उठाया जाता है। तो जो फिशरमैन है उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी सरकार फोकस कर रही है। और अभी हिमाचल प्रदेश ने 2020-21 में ट्रॉट लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम जो है इसको जो है वो लॉन्च किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो कोल्ड वाटर फिश फार्मर्स ऑफ द स्टेट हैं उनको प्रोटेक्शन दी जा सके, क्लियर, जिसमें जो प्रीमियम अमाउंट है वो स्टेट गवर्नमेंट और बेनिफिशियरी यानी कि जिसको इंश्योरेंस मिलेगा उसके साथ शेयर किया जाएगा, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट 65% हिस्सा डालेगी इंश्योरेंस अमाउंट का और 35% हिस्सा जो है वो डाला जाएगा फार्मर के द्वारा। और जो कंपनी इसको इंश्योर कर रही है उसका नाम है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, क्लियर। और अभी जो है वो इस साल 43 ट्रॉट्स यूनिट्स जो हैं उनको जो है इंश्योर किया गया है बाय 29 फिश फार्मर्स, यानी कि कभी भी कोई प्रॉब्लम रहेगा मछलियों के से रिलेटेड तो उनको जो है वो पैसा मिलेगा। मैक्सिमम जो इनपुट कॉस्ट या मैक्सिमम जो इंश्योरेंस पर एन्यूम कवर किया गया है वो है 2.50 लाख पर एन्यूम, और उसमें जो इंश्योरेंस अमाउंट है यानी कि प्रीमियम है जो हर साल देना पड़ेगा वो है 19,175, क्लियर। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्स की अगर हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछा गया है। तो हिमाचल प्रदेश का जो फॉरेस्ट एरिया या जहाँ पे फॉरेस्ट पूरा कवर हमें देखने को मिलता है वो है 37,949 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि टोटल जोग्राफिकल एरिया का 68.16% है, क्लियर। जब हम बात करेंगे फॉरेस्ट कवर की, ये तो फॉरेस्ट एरिया हो गया। फॉरेस्ट कवर की हम बात करेंगे कि कहाँ पे रियलिटी में जो है वो हमारे फॉरेस्ट जो है वो सिचुएटेड हैं, वो 27.72% है। ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2019 की। तो स्टेट ने कहा है कि 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अकॉर्डिंगली, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ये टोटल फॉरेस्ट कवर को, क्लियर, इंक्रीज कर देंगे फ्रॉम 27.72% टू 30%, क्लियर। तो ये फैक्ट फिगर जो है वो इसको याद रखिए। ये टोटल फॉरेस्ट्स हैं, क्लियर, ये टोटल फॉरेस्ट एरिया है हमारा, और जो टोटल फॉरेस्ट कवर है जहाँ पे रियलिटी में हमें फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं वो है 27.72%। अब फॉरेस्ट्स के लिए भी अलग अलग स्कीम्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई हैं, जिनमें फॉरेस्ट प्लांटेशन है, क्लियर, फॉरेस्ट मैनेजमेंट है जहाँ पे फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम है, क्लियर। इसके साथ साथ जो सांझी वन योजना है जहाँ पे स्टेट सर्कल डिवीजन लेवल के ऊपर जो है वो लोगों को अवेयर किया जाता है। आसान भाषा में जो फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स है यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे लोगों को अवेयर करो। और उसके साथ साथ जहाँ पे आप लोग देखते हो कि हमारे यहाँ पे जब गर्मियाँ आती हैं तो काफ़ी लोग जो है वो जंगलों में आग लगा देते हैं ना, तो उसको रोकने के लिए भी सरकार ने जो वो फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम को लॉन्च किया हुआ है, जहाँ पे सीसीटीवीज जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस को इंश्योर करने के लिए लगाए गए हैं, क्लियर। इसके साथ साथ लोगों को जो है वो अवेयर किया जाएगा कि फॉरेस्ट्स में या जो जंगल है उनमें आग ना लगाई जाए और जंगलों को जो है वो ज़्यादा प्रमोट किया जाए, क्लियर। इसके साथ नेक्स्ट है दैट इज़ विद्यार्थी वन मित्र योजना, स्टूडेंट्स को अवेयर किया जाए कि जो फॉरेस्ट्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सामुदायिक वन संवर्धन योजना, जहाँ पे इंश्योर किया जाए लोकल कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन की वो फॉरेस्ट्स की प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट में सहायता करे, क्लियर। उसके साथ साथ जो सिल्वीकल्चर ऑपरेशंस हैं उनके ऊपर भी सरकार के द्वारा जो वो फोकस किया गया, क्लियर। जहाँ पे जो खैर, चील और साल है इनको जो है वो ज़्यादा जो है, वैसे तो सरकार ने जो है वो इन पेड़ों के, सरकार तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन पेड़ों की जो कटाई है उसको नूरपुर, भराई और जो पांवटा रेंज है वहाँ पे इनकी फेलिंग, इनकी जो कटाई है उसको अलाउ कर दिया गया है, क्लियर। और यहाँ पे जो सुपरविजन होगा वो मॉनिटरिंग कमेटी होगी जो कि इस पर स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाएगी। नहीं तो हिमाचल प्रदेश में जो पेड़ों का कटिंग है, क्योंकि अब देखो यार, जब पेड़ काटोगे, मतलब अगर पेड़ों को यूज़ नहीं करोगे तो कैसे आप लोग जो है वो अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वहाँ पे लकड़ी को यूज़ करोगे। तो पेड़ों का तो कटेंगे लेकिन अनऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कटने चाहिए। सुपरविजन में कट रहे हैं खैर, चील और साल के, जहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि भरारी रेंज है बिलासपुर की, नूरपुर है और पांवटा साहिब रेंज है जहाँ पे मॉनिटरिंग कमेटी की सुपरविजन में पेड़ों को काटा जा रहा है, क्लियर। नेक्स्ट है दैट इज वन समृद्धि जन समृद्धि योजना, क्लियर। अगेन ये भी, इसका भी जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि किस तरह से जो पेड़ हैं उनको ज़्यादा जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके, क्लियर, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से। एक बूटा बेटी के नाम, इसके बारे में हम डिस्कस कर भी चुके हैं। जैसे ही बेटी पैदा होगी वैसे ही उसके नाम जो है वो बूटा लगाया जाएगा, जो उसका खर्चा वगैरह जो है वो सरकार उठाएगी। नेक्स्ट है दैट इज़ पर्वत धारा।
क्लियर। पर्वत धारा जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो डिप्लीटेड वाटर रिसोर्सेज उनको फिर से जीवित किया जा सके, क्लियर। अब ये कैसे किया जा सकता है, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग यूज़ कर सकते हो आप टेक्निक, क्लियर, या जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है उनको भी बाद में अगर हर जो हमारी, जैसे आप लोग देखते हो कि काफ़ी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे पहले तालाब हुआ करते थे लेकिन अब तालाब नहीं है, तो वहाँ पे कोई वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक को यूज़ कर सकते हो, या जो है वो कहीं ना कहीं उस स्पेसिफिक जो वाटर रिसोर्स है एक्सटिंक्ट और डिप्लीटेड वाटर रिसोर्स है उसको रीजुविनेट करने की कोशिश की जा सकती है। तो मेनली कुछ नहीं है, ये वाटर हार्वेस्टिंग से ही जो है वो इसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन दोनों के ऊपर, स्पेशली जो पहले वाला है इसके ऊपर कमीशन के द्वारा ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश जो क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कुछ एरियाज़ को सेलेक्ट किया जाएगा, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ एरियाज़ को सेलेक्ट किया जाएगा और ऐसा प्लान किया जाएगा कि कैसे जो क्लाइमेट चेंज है उसके इम्पैक्ट को रजिस्ट किया जा सके। तो इसके लिए हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है और ये प्रोजेक्ट जो है इसमें KfW बैंक है जर्मनी का जो हेल्प कर रहा है। ये चंबा और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च किया गया था फॉर 7 ईयर्स। 2015-16 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी, क्लियर। यहाँ पे जो लोन अमाउंट है वो 85.101% है, यानी कि 85.10% जो है वो KfW बैंक के द्वारा दिया गया और 14.90% पैसा जो है वो स्टेट के द्वारा लगाया गया, क्लियर। तो इसके ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में इसको मिटिगेट करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी यानी कि GICA के साथ मिलकर 8 साल के लिए लॉन्च किया गया था, क्लियर। 2025-26 में ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा। यहाँ पे 80% जो है वो बैंक के द्वारा दिया गया या इस एजेंसी के द्वारा दिया गया और 20% जो है वो स्टेट के द्वारा दिया गया। अब देखिए ये प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है। ये हो रहा है बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी, भरमौर सब डिवीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट्स, क्लियर। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कुल्लू के अंदर है, क्लियर, कुल्लू शामशी के अंदर है और इसका जो रीजनल ऑफिस है ये शिमला के अंदर है, रामपुर के अंदर, क्लियर। शिमला में है, रामपुर के अंदर। और इस स्पेसिफिक जो मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सके और उसके साथ साथ जो लोग हैं जो लाइवलीहुड है उसकी अपॉर्चुनिटी को भी ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके, एज वेल एज जो फॉरेस्ट कवर है उसको भी हम लोग टाइम के साथ साथ बढ़ा सके। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्लियर। तो आई होप आप लोगों को जो एग्रीकल्चर चैप्टर है इसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। इससे रिलेटेड जो हैंडआउट है वो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल हिमाचल प्रदेश GK के ऊपर शेयर कर दूंगा, क्लियर। तो आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।